नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूपीएसआई का जो वैकेंसीज आ गई हैं, उसके अभी भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें से देखिए दोस्तों, हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे आपका भारतीय दंड संहिता अधिनियम। ठीक है, भारतीय दंड संहिता अधिनियम। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे थे, हमने इसका जो परिचय जान लिया था। और अब यहाँ पर हम जो है अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिनियम इसको कहते हैं आईपीसी। ठीक है, और इसको हमने बताया था कि ये कब लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी दोस्तों 6 अक्टूबर, मतलब अधिनियमत हुई थी 6 अक्टूबर 1860 में। और लागू कब हुई? तो ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 में। और ये जो है किस कानून के तहत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पहला कानून आयोग। ठीक है, क्या बनाया गया था? पहला कानून आयोग के तहत बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात करें हम कि इसको लागू करने वाला कौन था। तो यहाँ पर जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। तो ये हम जो है पिछले वीडियोस में जान चुके हैं, और ज़्यादा डिटेल से जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब जो है हमने बताया था कि इसमें जो पूरी संहिता है आईपीसी है, इसमें जो है टोटल अध्याय कितने हैं और जो है इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, इसकी हमने चर्चा करी थी। तो आपको पता है कि इसमें जो है कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। कितनी हैं? 23 अध्याय। अध्याय कितने हैं? टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर हैं आपके 23 और धाराएं कितनी है दोस्तों? 511। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम जो है पढ़ते चलेंगे, जो बार बार रिपीट। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 में देखेंगे। अध्याय 1 में दोस्तों उद्देशिका के बारे में बताया गया है कि इसका उद्देश्य बनाने का उद्देश्य क्या है। तो धारा 1 को पढ़ते हैं। धारा 1 में देखिए दोस्तों दिया क्या है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। तो देखिए, संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार के लिए हम क्या करते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारतीय दंड संहिता अधिनियम कहलाएगा। ठीक है, अब क्यों कहलाएगा? ये धारा 1 में है। इसको अगर नियमित करना है, नाम देना है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। ये किसमें बताया गया है? धारा 1 में बताया गया है। ठीक है, इसका विस्तार अब जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत का होगा। पहले क्या था कि ऐसा नहीं था। पहले जब तक 370 लागू थी तब तक जो है ये आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। और जब से धारा 370 हटाई गई है, ठीक है, धारा 370 हटाई गई है, तो ये जो है पूरे भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर को मिला करके पूरे देश में लागू हो चुकी है ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि संविधान के अनुसूची 5 के तहत 109 कानून अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होंगे, जिसमें भारतीय दंड संहिता के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम व और भी कानून लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तो ये बात हो गई धारा 1 में, आपको रट लेना है कि धारा 1 में जो आईपीसी है इसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू तो नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो धारा 2 यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, धारा 2 के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ठीक है, ये धारा 2 किसके अंतर्गत है? भारत के भीतर जिसने अपराध किया है उस अपराधों का दंड यहाँ पर धारा 2 में बताया गया है कि धारा 2 के अंतर दिया जाएगा। जैसे हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये कौन बताता है? ये बताता है दोस्तों धारा 2। तो धारा 2 में सीधी सीधी बात है कि भारत के भीतर जो अपराध करेगा उसका दंड भारत के भीतर ही मिलेगा। ये धारा 2 में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं धारा 3 की। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड।
अब देखिए, किया तो अपराध आपने कहाँ पर है, भारत में। मान लीजिए आप यूएसए में थे, ठीक है, वहां पर आपने क्या किया, कोई अपराध कर दिया, तो यदि वे भारत के भीतर कोई विचारणीय है, ठीक है, तो उसके उस अपराध का दंड भी भारत में दिया जा सकता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कहा गया है कि देखिए भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। क्लियर हो गई बात। तो मैं बता दूं इस चीज को कि यदि आपने यूएस में कोई मर्डर कर दिया और यदि वो मर्डर है इतना संज्ञान में था, संगीन अपराध तो होता ही है, ठीक है, तो यदि भारत में विचारणीय होता है कि आपने अगर वहां पर मर्डर किया है तो ऐसा माना जाए कि वो मर्डर भारत में भी किया जा सकता था, ठीक है, या भारत में किया हुआ माना जाएगा, तो इस प्रकार से वो होगा। आगे बढ़ते हैं धारा 4 में। धारा 4 की यहाँ पे बात करते हैं हम, करें तो धारा 4 में देखिए, राज्य क्षेत्रातीय अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी राज्य क्षेत्रातीय जो है उन पर संहिता का विस्तार किस प्रकार से है देखना है कि इस संहिता के उपबंध क्या हैं। इसमें दो उपबंध दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आईपीसी के अंतर्गत आ जाएगा, उसको दंडनीय किया जाएगा। ये धारा 4 का 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 4 का 2 की। तो धारा 4 के 2 में दिया गया है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी पोत या विमान पर, याद रखिएगा, किसी भी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, किसी भी अपराध को लागू है। यदि आपका भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई सा भी विमान है, मान लीजिए कोई सा भी विमान है और कहीं पर भी हो, चाहे अगर कोई व्यक्ति वहां पर अपराध करता है तो वो भी आईपीसी के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है दोस्तों, स्पष्टीकरण की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन नहीं होता। इसका मतलब है कि यदि कोई, यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है, चलो मैं इसी को पढ़ लेता हूँ। दृष्टांत में कह रहा है कि जो भारत का नागरिक है, मान लीजिए उसने युगांडा में हत्या कर दी, तो वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित दोष सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। हत्या उसने कहाँ पर की है, युगांडा में, ठीक है, कहाँ पर की है, युगांडा में, और वो पाया कहाँ पर गया, पाया गया वो भारत में, ठीक है। अब भारत में पाया गया, मान लीजिए भारत में कहीं पर भी पाया गया, चाहे यहाँ पाया जाए चाहे यहाँ पाया जाए, कहीं पर भी पाया जाए, मान लीजिए जहाँ पर वो पाया जाएगा वहीं पर वो हत्या के लिए विचारणीय जाएगा, दोष सिद्ध किया जा सकता है वहाँ पर। क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं हम धारा 5। धारा 5 क्या है कि धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो आईपीसी है कुछ तथ्यों पर लागू नहीं होती है। वैसे तो हर नागरिक पर लागू होती है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे आ जाते हैं जहां पर ये लागू नहीं होती है पूरी आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड। तो इस अधिनियम में की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोक सेवक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, लोक सेवक होते हैं, या उनने विद्रोह किया है या कुछ भी किया है या दंडित करना है, तो उस पर जो है उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आईपीसी नहीं लगती है, चाहे वो सेना के जवान हों, ठीक है, आर्मी मैन हो, और चाहे आपके नेवी ऑफिसर हो या नेवी कमांडोज हो, कोई भी हो,
या वायु सैनिक हों यानी कि एयरफोर्स के हों सैनिक, तो उन पर ये जो है आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो धारा 5 तक, 1 से 5 तक ये अध्याय 1 में बताया गया है। इन सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना है अच्छे से और रिपीट करते रहिए, नोट बनाते रहिए। और चलिए तो ये जो वीडियो है आप सभी जो है शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।